अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हम पढ़ रहे हैं बच्चों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन बजटिंग। तो ये हमारे पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए ही ये इम्पोर्टेंट हैं। ये वाले पॉइंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि आपको ये काम करने में मदद देंगे। बाद में आप लोग टक्करें नहीं मार रहे होंगे कि अब इस लाइन का मतलब क्या है। पहला पॉइंट पढ़ा था हमने स्टॉक का कहा था कि ये परसेंटेज ऑफ सेल्स लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होगी, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होगी। क्लोजिंग स्टॉक का बजट आप कह सकते हैं। बेस कर रहा होगा किसके ऊपर, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स रेदर देन परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये एक बजट क्लोजिंग स्टॉक का बजट है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का बजट। जो क्लोजिंग स्टॉक आपने मालूम करना है, आप ऐसे मालूम करते होते हैं, प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, लेस होगा ओपनिंग स्टॉक, तो आप पर पहुंचते हैं परचेजेस के ऊपर। तो ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, ये बेस कर रहा होगा बेस्ड ऑन नेक्स्ट मंथ कॉस्ट ऑफ सेल्स। लिखा होगा नेक्स्ट मंथ की सेल्स, तो उस पर हमने पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम करनी है, उसकी परसेंटेज लेंगे। रीजन क्या है? स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो स्टॉक चूंकि स्टॉक इज बीइंग वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो NRV की तो कहानी आनी नहीं है फिलहाल। कौन सी कहानी आनी है? कॉस्ट की कहानी आनी है। स्टॉक कॉस्ट के ऊपर चलता है, पूरा साल तो चलता ही किसके ऊपर है, कॉस्ट पर है। तो स्टॉक ने कॉस्ट पर चलना है, इस वजह से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या होती है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होगी, ताकि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट पर हो। सेल की परसेंटेज ले लेंगे तो क्या चीज आएगी, सेल्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो कॉस्ट नहीं होगी। तो आपको इस वजह से क्या मालूम करना होगा, कॉस्ट मालूम करके फिर शिफ्टिंग करनी होगी। अगली कहानी है, वो है सेल्स टैक्स की कहानी। सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की कहानी ये है कि जो सेलर है उसने भी और जो बायर है उसने भी सेल्स टैक्स पे करना है। क्या करना है? सेल्स टैक्स पे करना है। अब एक पर्सन है जो बाइंग कर रहा है, वो नॉट रजिस्टर्ड है। बजटिंग तो शायद वो भी कर रहा होगा। और एक है बायर जो रजिस्टर्ड है विद सेल्स टैक्स। अब दोनों की कहानी क्या होगी? इसने बाइंग की, किसने की? बाइंग की। तो इसने एंट्री क्या पास करनी है? इसने बाइंग के ऊपर एंट्री पास करनी है, जो सेल्स टैक्स लग रहा है वो शामिल करके करनी है। मसलन यहां पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अ कंपनी परचेज रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट इट इनटू अ फिनिश गुड फॉर सेल। डिटेल ऑफ परचेज इनवॉइस इज एज अंडर। परचेज इनवॉइस कितनी है? 1 लाख, और सेल्स टैक्स है 17,000। टोटल आ गया 1,17,000। अब अगर ये रजिस्टर्ड ना हो तो क्या एंट्री पास करेगा, और अगर रजिस्टर्ड हो तो फिर क्या एंट्री पास करेगा? तो अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो सारी की सारा खर्चा इसको वापस तो कुछ मिलना नहीं है।
तो सारे का सारा खर्चा इसका 1,17,000, ये आपकी क्या हो जाएगी, परचेजेस ही हो जाएंगी। परचेजेस डेबिट और कैश या फिर पेएबल क्रेडिट 1,17,000। जबकि अगर ये रजिस्टर्ड है तो जो ये बाइंग के ऊपर टैक्स, सेल्स टैक्स पे करता है, ये इसका रिफंडेबल टैक्स होता है, एडजस्टेबल होता है। ये जब एंट्री पास करेगा तो ये एंट्री पास करेगा परचेज डेबिट सेल्स टैक्स रिफंडेबल डेबिट और कैश या बैंक या पेएबल क्रेडिट। इसको हम इनपुट टैक्स भी बोलते हैं टैक्स की जुबान में। इनपुट ही होता है ना जी, जब आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स ही होता है। इतना तो याद है मुझे भी टैक्स। अच्छा, तो अब ये वाला बंदा क्या एंट्री पास करेगा, ये वाला बंदा एंट्री पास करेगा, परचेजेस स्लो के साथ लिखेगा, 17 रिफंडेबल करेगा और 117 के साथ कैश पे कर देगा या पेएबल बुक करेगा। अब अगली प्रॉब्लम आती है पेमेंट के वक्त। ये पेएबल बुक किया हमने से, क्या बुक किया, पेएबल बुक किया। अब अगर एक बंदा इनकम टैक्स के साथ रजिस्टर्ड है और ही इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स, ही इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स, और एक बंदा है जो लायबल नहीं है डिडक्ट टैक्स का, उसमें भी फर्क आएगा। अब इसने जो डिडक्ट करना है टैक्स, ये इस पेमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्ट करना है इनकम टैक्स का। क्या करना है, इस वैल्यू के ऊपर टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट कर रहा होगा। उसकी कहानी खैर हम बाद में जाके देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स। लेकिन जेल में वैसा आपकी बनाया है कि जनाब एक है सेल्स टैक्स और एक है इनकम टैक्स, तो दोनों की ट्रीटमेंट्स क्या होंगी, जरा डिफरेंट होंगी। वो इसके बाद की कहानी है जो पेमेंट करनी है। अभी किसकी डिस्कस हो रही है, रिकॉर्डिंग की। इसमें भी पेमेंट आ रही है, लेकिन पेमेंट 117 होगी, लेकिन जो परचेज बजट में जाएगी वो कौन सी जाएगी, 100। जबकि अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो पेमेंट के साइड पर 117 जा रही होगी, परचेज बजट में भी 117 जा रही होगी। इस चीज को हमने गौर से देखना है। ज्यादातर बंदे आपको रजिस्टर्ड ही मिलेंगे, कंपनी ज्यादातर क्या होती हैं, रजिस्टर्ड ही मिलती हैं। ये हो गई जनाब आपकी एंट्रीज जो मैंने अभी आपके साथ क्या कर दी हैं, डिस्कस कर दी हैं। डन हो गया, कोई क्यूरी, कोई मुश्किल? चलें एक और क्वेश्चन। अ कंपनी purchases our raw material to convert it into a finished good for sale. After conversion it has sold. After buying it has sold goods and issued an invoice is as follow. अब इसने बाइंग की थी, अब ये सेल के ऊपर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। पहले बाइंग की कहानी थी, अब क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। परचेज प्राइस थी 150 या सेल प्राइस क्या लें, सेल्स तक 70%, पास द जनरेटी ऑफ सेल्स एज वेल एज रिसीट। रिसीट नहीं, पेमेंट करना है, इसको हम कहेंगे पेमेंट, और यहां पे हम कह देते हैं सेल्स इनवॉइस। नहीं जी, अब हम बन गए हैं सेलर। क्या बन गए हैं अब हम, सेलर। पहले क्या थे, हम बायर थे। अब हम जब सेलर बन गए एग्जांपल नंबर 2 के अंदर, तो सेलर क्या कर रहा होगा,
हमारी वैल्यू क्या थी, सेल प्राइस 150, सेल्स टैक्स आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं 25,500, और 175,500 क्या हो गया आपका इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स वैल्यू होगी। अब अगर हम रजिस्टर्ड ना हो विद सेल्स टैक्स, फिर क्या कहानी होगी, और अगर हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर क्या कहानी होगी। तो ये क्या करेगा, नॉट रजिस्टर्ड वाला अगर उधार पर बेच रहा है तो एंट्री पास कर रहा होगा डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब इसको कोई चीज गवर्नमेंट से लेना देने की कहानी नहीं है। हम एज्यूम करते हैं इसने भी उतने की ही बेचनी है जितने की दूसरी कंपनी ने बेच रहा है। हम क्या एज्यूम करते हैं, यहां पे शायद मैंने लिखा भी हो, if person not registered with sales tax, if sales tax person is registered with sales tax, अच्छा नहीं, नोट रजिस्टर्ड के ऊपर मैंने वहां पे कुछ और अज्यूम किया हुआ है, यहां पे मैं अज्यूम कुछ और कर लेता हूं, आंसर को छोड़ दें आप कि मैंने उधर क्या लिखा हुआ है। हम अज्यूम कर लेते हैं he sells, चलो एट एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, तो ये 1,50,000 पे चीज बेच रहा होगा क्योंकि इसने लेने 150 है सेल्स प्राइस के ऊपर, ये सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहा होगा। जबकि दूसरा बंदा है ये थोड़ा सा रजिस्टर्ड हुआ है, ये बेनिफिट भी उठाता है किसके, इसके, रिफंडेबल भी होता है ना। इसका खर्चा कितना, 117 की अगर ये चीज खरीदेगा और बेचेगा कितने में, 150, तो कितना बेनिफिट होगा, सोच के बताएं क्यों बच्चे, 23 का बेनिफिट हो जाएगा। ये सेल कर दी इसने 150 की, बाय की थी इसने कितने की, 117 की, तो आपका बेनिफिट कितना हो गया, 33 का। ठीक, बाजार हमें लग रहा है कि हमें ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे या करना पड़ेगा इधर। अब अगर ये वाला बंदा एंट्री पास करेगा, ये कस्टमर से ज्यादा पैसे निकलवाएगा, ये 1,75,500 निकलवाएगा और बाकी का टैक्स गवर्नमेंट को दे देगा। डेटर से लेगा 1,75,5, कहेगा सेल्स टैक्स पेएबल है मेरा 25,5, और सेल्स मेरी भी कितनी है 150 की। ये इस तरह से एंट्री कर रहा होगा, लेकिन अब ये इसने देना है किसको, गवर्नमेंट को। ये इसने ले लेना गवर्नमेंट से, नेट करके पेमेंट करनी है, कुछ बेनिफिट भी गेट कर लेना है इसने। तो ये सेल्स कितने की भी कर रहा होगा, ये भी सेल्स 150 में कर रहा होगा, लेकिन इसकी परचेज कॉस्ट क्या होगी, बाइंग कॉस्ट इसकी 100 रुपया होगी, इसकी क्या होगी 100 रुपया होगी बाइंग कॉस्ट। तो इसको क्या बेनिफिट हो जाएगा, इसको बेनिफिट 50 का हो जाएगा, बीइंग ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टैक्स। हाँ, कैश फ्लोज के प्रॉब्लम जरूर हो सकते हैं इसको, कि इसने एक और काम भी करना है कि इसने गवर्नमेंट को हर महीने कुछ सेल्स टैक्स अलहदा से पे करना है जो इसने चार्ज किया है। लिया किससे, डेटर से लेके क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। सेल्स के ऊपर टैक्स जो है आउटपुट टैक्स, ये पेएबल है,
कितना 25.5, ये महीने के एंड पर ये वाला काम भी करेगा। और सेल्स टैक्स जो है ऑन परचेज, जिसको हम इनपुट टैक्स भी बोलते हैं, ये कितना है भला? ये है 17 रुपए। तो ये कुछ एडजस्ट करेगा और नेट करके क्या कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। कितना? 8.5। ये अब कैश जा रहा होगा, ये आपका आएगा कैश बजट में। किसकी पेमेंट? सेल्स टैक्स की भी पेमेंट। ये आपकी डेफिनेटली ये वाला, इससे जो पैसे आएंगे ये भी रिसीट बजट के अंदर आ रहे होंगे। इसकी कहानी तो हमने देख ली हुई है कि 1 महीने बाद पैसे मिलते हैं या 2 महीने बाद मिलते हैं, वो सारी कहानी। इससे रिलेटेड जो रिसीट आएगी वो भी किस में आएगी? कैश बजट में। इसी तरह से इसकी अगर कर रहे होंगे तो इसकी तो कहानी बस वही वाली डेटर की कहानी है या बैंक की कहानी है, परचेज रिसीट या पेमेंट बजट एंड नथिंग एल्स। इसकी कहानी में एक कहानी मजीद आ जाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स, सेल्स टैक्स पे करना, वो कैसे लेकर आना है, उसकी कैलकुलेशन। सेल्स के ऊपर एक रेट दिया होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, परचेज के ऊपर एक रेट दिया हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, नेट करके 8.5 पेमेंट कर रहा होगा। फिर ये अलहदा से वर्किंग एक बजट के अंदर बन रही होगी, कैश बजट के अंदर, कि पेमेंट कितनी करनी है इसने। फिर अगला प्रॉब्लम वही डेज का होगा कि करंट मंथ की सेल है, ये वाली पेमेंट नेक्स्ट मंथ में हो रही होगी। तो इस तरह की कहानियां आगे चलकर आएंगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे बात बनेगी। ये चीज मैंने आपको करवा दी एग्जाम्पल 3 कि ये एक को 33,000 का बेनिफिट हो रहा है, एक को 50,000 का बेनिफिट हो रहा है। जी एनी क्वेश्चन? बेटा ये इसको जरा फोकस कर देना, 1 मिनट है जहां, इसकी एंट्री भी पास कर लें जरा, हम एंट्री इसके साथ भी सीख लें। ये हमारा सेल्स टैक्स पेएबल है, ये हमारा सेल्स टैक्स रिसीवेबल या रिफंडेबल है। ये जो वर्किंग करते हैं इसकी फिर एंट्री हो जाती है आपकी सेल्स टैक्स पेएबल डेबिट 25,000 या 5, सेल्स टैक्स रिफंडेबल क्रेडिट 17 और 8,5 का कैश। जनरल एंट्री कर लें तो ज़रा ज़हनी सुकून हासिल होता है और कॉन्सेप्ट इजीली ज़हन में जाता है और समझ लगता है। ये हमारा सेल्स टैक्स की कहानी रूल नंबर 2 कह सकते हैं। रूल कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें, जो मर्जी कह लें।
बेटा डस्टर पता करके आना दूसरे वाला दानियाल से। अच्छा जी, एक मैंने रूल या पॉइंट 3 नंबर ज़रा आगे किया एक्सचेंज से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। अभी ज़रा छोटे छोटे से पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, क्या परचेज पेमेंट के बराबर हो सकती है? परचेज इक्वल टू पेमेंट पॉसिबल है या नहीं है? ये देखें, कुछ थोड़ा सा मामला बेहतर है, इसको दूसरे अंदाज से भी साफ हुआ होना चाहिए। अच्छा जी, परचेज इक्वल टू पेमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम एंट्रीज पास करते हैं क्रेडिटर के अंदर। क्या करते हैं जी? क्रेडिटर में एक होता है आपका बीडी, एक होता है आपका सीडी। एक एंट्री होती है परचेजेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और एक एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। अब सवाल ये वाला है कि क्या ये वाली वैल्यू जो हमने परचेजिंग की, जो बाइंग की, क्या कैश बजट में हम डायरेक्टली जो बाइंग आए उसे एज अ कैश बजट पेमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ठीक, अगर लिखा हो कि आपका बैलेंस ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग 20 है, हम 20 ही मेंटेन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप जोन सी भी बाइंग कर रहे हैं वही आप क्या कर रहे हैं, उसकी पेमेंट भी कर रहे हैं। तो जो ही आप परचेज बजट पे पहुंचेंगे, आप डायरेक्टली वही सेम वैल्यू ले सकते हैं इन कैश बजट पेमेंट्स के अंदर, इफ ओपनिंग और क्लोजिंग आर सेम, नंबर 1। नंबर 2, अगर ओपनिंग पेएबल और क्लोजिंग पेएबल एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम कुछ रखते ही नहीं है, तो उसमें भी वही है, सेम ही है, तो भी परचेजेस क्या होगी आपकी? बराबर हो जाएगी आपकी कैश के, और आपके बजट में काम करने में क्या होगी? फुर्ती होगी। मींस हम लंबी चौड़ी वर्किंग के जरिए नहीं कैश के ऊपर पहुंच रहे होंगे। हम कहेंगे ना तो इसका क्लोजिंग है ना तो इसका ओपनिंग है, तो ये जो सी बाइंग की है वही क्या है? पेमेंट से। ठीक है जी, तो ये है रूल परचेजेस से रिलेटेड। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अगला, क्या परचेज बराबर हो सकती है रॉ मटेरियल के कंज्यूम होने से? रॉ मटेरियल का कंजम्पशन किस में होगी? ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होगा। अब आपकी एक अदद रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है। क्या है जी? रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है।
और एक है आपका क्रेडिटर। इन दोनों का क्या है, एक साथ है। बीडी इसका एक आ रहा होगा, सीडी आ रहा होगा। एक एंट्री आती है परचेजेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। अब फर्ज कर लेते हैं ये 4000 आई, ये भी 4000 है। इसकी कहानी है सच मजीद क्रेडिटर के साथ लिंक नहीं है। कंजम्पशन किस में आनी है, इसमें आनी। अब इसने होना है WIP को इशू, जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया। हमने सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स पर पहुंचे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बजट से हम पहुंचेंगे प्रोडक्शन के बजट पर, प्रोडक्शन के बजट से हम रिवर्स जाएंगे रॉ मटेरियल कितनी जरूरत है लॉसेस वगैरह को देखने के बाद, और वहां से पहुंचना होता है हमें किसके ऊपर, परचेज के बजट पर। परचेज के बजट से आप पहुंचेंगे पेमेंट के बजट पर। बात लिंकिंग पता चल गई जी। पहले किस पे, सेल, सेल से पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से आप पहुंचेंगे किस पर, रॉ मटेरियल यूज कितना हुआ उसके अंदर, रॉ मटेरियल यूज से आप पहुंचेंगे परचेज बजट पर, परचेज बजट से आप पहुंचेंगे पेएबल, और उससे आप पहुंचेंगे कैश बजट पर। यह पेएबल आपका मास्टर बजट में जाएगा। मास्टर बजट मींस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना। ठीक है जी। तो इसका सीडी इसमें चला जाएगा। ये कैश की पेमेंट जो है आपकी कैश बजट में आ जाएगी, जो बाइंग की है और इशुएंस। ये हमारा मसला है कि क्या ये बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो WIP इशू कितना है, अगर मेरे पास ये 25 हो, ये 50 हो, तो फिर क्या होगा, यहां पर 3950 हो जाएगा। ऐसे 3950 ही हो जाएगा ना, या 975 हो जाएगा। परचेज बराबर नहीं है अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट हैं। जबकि अगर मैं ये 50 की रखता, मैं कहता हूं ये भी 25 हो, तो फिर क्या होगा, या ये मैं कहता हूं नहीं 25 भी नहीं, हम मेंटेन ही नहीं करते, रखते ही नहीं है, फिर भी बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन के अंदर जज करके आप फौरी तौर पर कंक्लूडिंग काम कर सकते हैं ऐसे चुटकी में, कि जौन सी चीज आपकी है इशुएंस की, वही आपकी क्या है, बाइंग है। परचेज बराबर हो जाएगी रॉ मटेरियल के कंज्यूम के, कि कितना आपने कंज्यूम किया है। जी बात क्लियर है बेटा। चलें फिर देख लेते हैं। वेदर परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तो उसके अंदर आ गया ट्रेडिंग बिजनेस में। मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आया हूँ। परचेज इज इक्वल टू मटेरियल की कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मैंने डिस्कस किया। रूल क्या है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना हो, या ओपनिंग स्टॉक बराबर हो किसके, क्लोजिंग स्टॉक के, तो तब आपका परचेज बराबर हो जाएगा रॉ मटेरियल के कंज्यूम के।
अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट चीज है कि क्या आपकी परचेज बराबर हो सकती है कॉस्ट ऑफ सेल्स के? किसके? कॉस्ट ऑफ सेल्स के। ये कब हो सकती है? जब आपका बिजनेस ट्रेडिंग होगा। जब आप फिनिश गुड खरीद रहे हैं वही आप आगे क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब आपके पास फिनिश गुड की इन्वेंट्री होगी। क्या होगी? फिनिश गुड की इन्वेंट्री। वो आप खरीदेंगे और वही बेच रहे होंगे। इसी के अंदर आपकी एंट्री आ रही होगी ब्रॉड डाउन। इसी के अंदर आपकी आ रही होगी इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट, या आप परचेज कर रहे होंगे। जो सी भी इन्वेंट्री है, जो सी भी चीज़ में आप ट्रेडिंग करते हैं, और एक एंट्री पास कर रहे होंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। बनी बनाई चीज खरीदी और बेची। तो इस सूरत में भी अगर आपके पास कोई ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो सेम है, तो जोन सी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी और जो आपकी बाइंग होगी ये क्या होंगी? आपस में मैच होंगी। या फिर ओपनिंग भी निल हो, क्लोजिंग भी निल हो, तभी वही वाली सिचुएशन होगी। बात क्लियर हो गई बच्चों? सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों बातें हो गई, रूल वही है। अगली कहानी, क्या सेल्स रिसीट के बराबर हो सकती है? जैसे परचेज बराबर थी पेमेंट के, इसी तरह से क्या होगा बेटा? सेल बराबर हो जाएगी रिसीट के। किस सूरत में? आपका डेटर का अकाउंट बीडी सीडी, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो क्या सेल कैश के बराबर हो सकती है? यस ऑब्वियसली। अगर डेटर का बैलेंस रिसीवेबल का बैलेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हो? सेम होंगे, बराबर होंगे, चाहे वो दोनों 0-0 हों, कोई स्टॉक क्या नाम है डेटर से कोई पैसे लेने वाले रहते ही ना हो, तो भी उस सूरत में आ सकता है। बात क्लियर है? आसान है या मुश्किल है? आसान आसान सर। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन से वाला? टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स की डिडक्शन जो मैंने आपसे कही थी।
यहाँ तक बच्चों कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? कोई नहीं, सब आसान मौजे। कोई लतीफ़ा शतीफ़ा ही सुनाओ यार, क्यों बच्चों? यार इतना तो फिर बोर हो जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कोई शेर, कोई लतीफ़ा। कोई नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, कोई शायरी, कोई मज़ाहिया शायरी। किसे नूं आखां रिश्वतखोर ते फायदा की है, बूथी हो जाए होर दी होर ते फायदा की, पिछों करदा फिरां मैं टकोर ते फायदा की है। आजकल इस सिनेरियो तो फिट बैठता है वैसे। किसे आखिया अच्छा जी, ठीक है जी। फिर अगला रूल फिर बताएं। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करते हैं, फिर एंड कर देते हैं। फिर काफ़ी रूल हो गए हैं, बस ख़त्म होने वाले हैं। टैक्स, अब जो इनकम टैक्स में एलिजिबल पर्सन है उसने क्या करना है, डिडक्ट करना है। और मीन्स जिसने पेमेंट करनी है, बायर जो है, उसने क्या करना है, टैक्स डिडक्ट करके अपने सेलर को पे करना है। तो अब जो बायर है वो भी रजिस्टर्ड हो और जो सेलर हो वो भी रजिस्टर्ड हो, तो सेलर क्या एंट्रियां पास कर रहा होगा और बायर का क्या एंट्रियां पास कर रहा होगा, ये हमें देखना होगा। एक है जी, बना रहा होगा क्रेडिटर का अकाउंट, तो दूसरा कौन सा कर रहा होगा जी, बोले जी? डेटर का अकाउंट। ये कौन होगा? सेलर। ये कौन होगा? बायर होगा। अब इसने चीजें बेची हैं, डेटर, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। इसने 2 लाख की चीजें बेच दी, तो ये क्या करेगा? ये 2 लाख की चीजें खरीद लेगा, ये एंट्री पास कर देगा, परचेजेस या इन्वेंटरी डेबिट, और क्रेडिटर क्रेडिट। डन। अब पेमेंट करनी है इस शहजादे ने, ठीक। इसने पेमेंट करनी है टैक्स डिडक्ट करके, और उसकी टाइमिंग कुछ और होगी, और बाद में जो टैक्स डिडक्ट करेगा उसकी पेमेंट की टाइमिंग कुछ और होगी। हर एक को टाइमिंग के लिहाज से करना, वो तो हमने सीख लिया हुआ है कि कौन से महीने में फाइल कर रही है, उस महीने के अंदर उसकी एंट्री हम लिख सकें। लेकिन एंट्री पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम उस अंदाज में अप्लाई भी कर सकेंगे, मैथमेटिकल अंदाज में भी इसको कर पाएंगे। अब इसकी पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट कर दी जाए? 3% डिडक्शन कर दूं? क्यों बेटा, कितने परसेंट हो जानी चाहिए? टैक्स आजकल कितना चल रहा है? मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ रेट है। क्या है? मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ रेट है। हम ज़रा आसान रखते हैं, 3% रख देते हैं। पेबल, आपने इस बंदे को जो पेमेंट करनी है 3% डिडक्ट करके करनी है, ऐसे ही है। तो आपकी एंट्री
क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट वाली जो है, सिर्फ अगर इतना देखा जाए तो 3% लेस करके होगा, आफ्टर डिक्रीज होगा 1 माइनस 0.03, 97% होगा, 194, ये कैश की पेमेंट होगी। और इसका एक टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। बाकी के जो 6 रुपए हैं वो क्या हो जाएंगे? टैक्स में चले जाएंगे, इनकम टैक्स पेएबल में चले जाएंगे। ये 6 इधर से इधर आ गए। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये जब आपने एंट्री पास कर दी तो हो सकता है कि ये वाली चीज अगले महीने में जाके पेमेंट हो रही हो। जिस महीने में पेमेंट होनी है उससे अगले महीने में इसकी एडजस्टमेंट हो रही हो इनकम टैक्स, तो तब जाके इसकी एंट्री होगी इनकम टैक्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। इसकी बेसिस के ऊपर बना लें, नेट एंट्री भी पास कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर ला, हाँ जी, कंपनी डिडक्ट करती हैं। एलिजिबल पर्सन वही होते हैं ना जिन्होंने डिडक्ट करना है। प्रैक्टिकली ये सब कुछ हो रहा होता है। जो कंपनीज हैं, आप लोग जो FAR 2 में पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ एज सच नहीं है, हालांकि ये वाली चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए जनरली। वहाँ पर हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं IAS 12 का, उसके अंदर बस कैलकुलेशन सीखते हैं, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन और करंट टैक्स की कैलकुलेशन सीखते हैं। लेकिन ये वाली कहानी के विद होल्ड हो चुका हुआ है उसको कैसे एडजस्ट करना है वो नहीं सीख रहे होते। तो वैसे अगर हम कोशिश करें, हमारा एग्जामिनर कोशिश करे तो उसको एडप्ट किया जा सकता है। सर रहन दियो, तुसी की जानते हो जेड़ा काम जिते जिते जाता है उत्थे उत्थे रहन दियो, उधर नॉलेज ना सही इत्थे मिल गया। तो मैं एंट्रीज की बेसिस के ऊपर समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपको क्या हो, एंट्रीज की भी समझ लग जाए कि प्रैक्टिकली हो कैसे रहा होता है और फिर एंट्रीज क्या होंगी। मेरा काम भी हो रहा है, आपका दूसरा नॉलेज भी आपको मिल रहा है। अदरवाइज मैं सादी सादा सा काम बस कैलकुलेशन के अंदर कर दूं कि या जनाब ये इतना पेमेंट हो जाएगी। अब सेलर के ऊपर आ गए ना, अब क्या आ गए, सेलर की तरफ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अगर सेलर होगा तो फिर क्या है, ये वाला हिस्सा जो है ये इसके पास कैश आएगा, ये कैश बजट में आ जाएगा इधर, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट 194। जो पेयर है, जो बायर है, इसके तो कैश बजट में ये भी आया है और हो सकता है अगले महीने में जाके ये भी आएगा। एक महीने में ये वाली पेमेंट तो अगले महीने में ये वाली पेमेंट, ये पॉसिबल है। लेकिन जब ये इधर आएगा तो इसके पास एक सिर्फ और सिर्फ इसका बैंक में पे हुआ चालान आएगा, कैश नहीं आएगा। इसके कैश बजट में कुछ नहीं आना। इसने देखना है कि हमारे अकाउंट में, हमारे क्या नाम है, हमारे बिहाफ पर कह लें, इनकम टैक्स पे हो गया हुआ है। तो आप जस्ट एक एंट्री पास कर लेंगे। प्रैक्टिकली अगर देखें तो आप कहेंगे इनकम टैक्स रिफंडेबल या फिर एडजस्टेबल।
आपके जो 6 रुपए होंगे वो यहां पर रिसीवेबल में एक हिसाब से आ जाएंगे कि मैंने गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, मेरे ब्याह पर पैसे जमा हो चुके हुए हैं। किसने जमा करवाए हैं? मेरे कस्टमर ने, मेरे कस्टमर ने जमा करवा के मुझे पैसे देने की बजाय क्या किया है? चालान दे दिया। तो मैं इनकम टैक्स रिफंडेबल डेबिट और डेटर क्रेडिट कर दूंगा। 6 इनकम टैक्स। और ये मैं बाद में लेता रहूंगा, एडजस्टेबल होता रहेगा। ठीक, साल के आखिरी दिन जब मैंने रिटर्न बनानी है, रिटर्न बनाते हुए मैं ये जो मैंने पैसे जमा करवाए होंगे पूरे साल में, इनको इकट्ठा करूंगा और क्या कर दूंगा, वो जो मैंने पैसे देने होंगे उसके अंदर एडजस्ट कर लूंगा। ले जी, आज के लिए इतना ही। आखिरी मजेदार था बस, बाकी तो बच्चों वाले थे। दिस वुड बी आर टेक्निकल वन। जब आएगा इनकम टैक्स डिडक्शन, तब तक क्या होगा, इसमें कैश बजट में कुछ नहीं जा रहा है, इसके कैश बजट में बस ये रिसीट आ रही है, क्योंकि ये पेमेंट नहीं कर रहा, ये रिसीट कर रहा है। इसने एक चालान हमारे भी आप पे पेमेंट हो गई, इसके कैश बजट में टूट कर वैल्यू जाएगी। किसी भी महीने की वैल्यू क्या होगी, ये वाला करंट महीने में पे किया तो ये उससे अगले महीने में है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टूट के जाएगी हमारे कैश बजट में। जैसे हम लेते होते हैं तोड़ के, इतने परसेंट इतना है इस महीने में, इतने परसेंट इस महीने में, तो वही वाला काम है कि 97% इस महीने में और 3% है ये नेक्स्ट मंथ में। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।